हम लोग क्या पढ़े? फेडरलिज्म। और ये फेडरलिज्म कहां पे है? इंडिया में। आपने देखा है ये आया कहां से है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया है। रोल मॉडल कहां का था? फर्स्ट फेडरेशन जो बना, फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कहां से आया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया। दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में। पहला कौन सा? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा वो कौन सा? फेडरल। यहां पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का क्या होता है? डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ पावर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डेलीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या शेयरिंग ऑफ पावर्स। डेलीगेशन में जो सेंट्रल इंटिटी है, जो सेंट्रल यूनिट्स है, वो पावर को डेलीगेट करती है और पावर को कभी भी विड्रॉ कर सकती है। जबकि फेडरल गवर्नमेंट्स में सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवाइड हैं। सब्जेक्ट्स क्या किए जा रहे हैं? शेयर किए जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट्स में जो रिलेशंस होता है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन है यहाँ पे? यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन डेवलप होता है। जबकि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रिलेशंस होता है सेंटर और स्टेट्स का, वो कैसा होता है? वर्टिकल रिलेशंस होता है। यानी पावर डेलीगेट किया जा रहा है और कभी भी पावर को विड्रॉ किया जा सकता है। जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का जो फेडरलिज्म है वो यूनिक फेडरलिज्म है। और एग्जैक्टली हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरेशन में भी एक स्टेप आगे है, वो कौन सा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट्स के लिए या नेशनल डेवलपमेंट्स के लिए किसकी जरूरत है? कोऑपरेशंस की और कोऑर्डिनेशंस की। और ये कोऑपरेशन के बीच में होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ये जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक उस कंट्री का डेवलपमेंट ट्रू सेंस में नहीं पॉसिबल है। यदि स्टेट स्ट्रांग होंगे तभी सेंटर स्ट्रांग हो सकता है। यदि स्टेट्स वीक फुटिंग पर रहे, उनके बीच में टसल है, उनके बीच में कंफ्लिक्ट है, तो ऐसी स्थिति में नेशनल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया वास्ट कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ह्यूज पॉपुलेशन है, और यहाँ पे डाइवर्सिटी है। और इन डाइवर्सिटीज को और यहाँ के पॉपुलेशंस को और वहाँ के डेवलपमेंट्स को मेंटेन करने के लिए हमने फेडरलिज्म्स को अडॉप्ट करा है। यानी ये पावर हमने किसको दिए? स्टेट्स को भी दिए कि वो अपने स्फीयर में रह करके, अपने ऑटोनॉमी में रहते हुए उन पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम कर सके। आपने देखा था आपके यहाँ तीन लिस्ट दी गई थी। 246 कहां पे, किस आर्टिकल में है? कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी। यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है वो क्या है? डिवाइडेड है। ये कौन सी लिस्ट है आपकी? यूनियन लिस्ट है। ये कौन सी हो गई आपकी? स्टेट। और ये आपकी कौन सी हो गई? ये कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। और ये स्टेट लिस्ट हो गई। और ये आपकी यूनियन लिस्ट हो गई। सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, शेयरिंग ऑफ पावर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। यहां पे हमने आपको बताया कि अपने यहां का जो फेडरलिज्म है वो कैसा है, जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि आपके यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूशन आपके यहाँ इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950, ये किसकी डेट है? इन्फोर्समेंट की डेट है ये। इन्फोर्समेंट की डेट। इनएक्टमेंट की डेट क्या थी आपकी? 26 नवंबर। कंफ्यूज मत करिएगा। ये इनएक्टमेंट की डेट है, एडॉप्शन की डेट है और गिव टू आवर सेल्फ की डेट है। और 1947 के पहले स्टेट आपका कैसा था? कॉलोनीज थी। क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये कॉलोनी थी, औपनिवेशिक राज था यहाँ पे।
1947 से लेकर के 1950 तक इंडिया का स्टेटस जो था वो कैसा था? डोमिनियन स्टेटस था। और इसके बाद इसका स्टेटस क्या हो गया? वेलफेयर का हो गया। क्या हो गया? और वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां पे दिखता है आपको? आर्टिकल 38। और ये आर्टिकल 38 कहां का है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। ये वेलफेयर के लिए काम करना है। किसको? स्टेट को। और वेलफेयर के लिए वर्ड्स आया है स्टेट। क्या आया है? स्टेट। और स्टेट कौन है? आर्टिकल 12। और यहां पे स्टेट कौन होगा? ये आर्टिकल 12 में बता दिया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जहां पे स्टेट वर्ड्स आया है उनके लिए स्टेट का क्या मतलब है? तो कहता है 36 में कि स्टेट वही होगा जो आर्टिकल 12 में बताया गया है। और आर्टिकल 12 में स्टेट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन है? एंड पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी आप कह लीजिए, बोलो। और तीसरा अदर अथॉरिटी। बोलो भाई। ये स्टेट हैं आपके। और यहां पे क्या कह रहा है? स्टेट ऐसी व्यवस्था करेगा। किसके लिए व्यवस्था कर रहा है? 38 में वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? और ये काम कौन करने वाला है? स्टेट करने वाला है ऐसी व्यवस्था। तो इसका मतलब कि ये स्टेट में कौन आ गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और कौन है? पार्लियामेंट है। स्टेट गवर्नमेंट्स है। और कौन है आपका? जरा आप देखिए आपके यहां की जो व्यवस्था है ये कौन है आपका? सेंटर। ये दूसरा स्टेप जो है वो किसका है? स्टेट्स के हैं। किसके हैं? और यहां से इनका डिवीजन जो है वो कहां पे हो रहा है? लोकल बॉडीज में हो रहा है, आपकी पंचायत पे। यानी आप क्या देख रहे हो यार? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या हो रहा है यहां पे? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है। और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या बताता है? आपका गॉथियन थॉट्स के बारे में बात कर रहा है। पंचायत आर्टिकल 40 आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां से पावर जो है वो पावर किसको शेयर किया जा रहा है? स्टेट को और सेंटर को। ये आपका कौन है? सेंटर। इनके और इनके बीच में क्या हो रही है? पावर की शेयरिंग हो रही। इनके और इनके बीच में क्या हो रही है? पावर की जो 3 टीयर्स की आपकी जो लेवल्स हैं सारे के सारे क्या हो रहे हैं? पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है। यानी पावर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है आपके यहां। तो ऐसी स्थिति में स्टेट ये भी है, स्टेट ये भी है और स्टेट ये भी है। यहां पे देखिए आप, ये किसका है? सेंटर का। ये किसके बारे में बात कर रहा है? स्टेट। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? लोकल बॉडीज के बारे में बात करिए। पंचायत है आपकी, म्यूनिसिपैलिटीज है आपकी। तीनों लेवल पर इन्हें क्या बना दिया गया है? स्टेट बनाया गया। क्या बनाया है? इसका मतलब स्टेट ऐसा इंडियावर करेगा किसका? वेलफेयर का। वेलफेयर किसका होना है? पीपल्स का। वेलफेयर का किसका? वहां के लोगों का। इसका मतलब कि सेंटर और स्टेट ये दोनों के लिए काम कर रहा है। दोनों किसके लिए काम कर रहा है? यहां के लोगों के लिए। और इन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। किसके लिए? इनके वेलफेयर के लिए काम करना है। दोनों का सब्जेक्ट कौन है? एक है, कॉमन है। बोलिए। लेकिन रिसोर्सेस किसके पास ज्यादा है? सेंटर के पास ज्यादा है। वास्ट रिसोर्स है इसका, ह्यूज रिसोर्स है। और इनके पास क्या है? रिसोर्सेस कम है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे पावर और रिसोर्सेस का क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किस लिए? इनके वेलफेयर के लिए। यदि इनके और इनके बीच में यदि कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तभी ये क्या होंगे? इनका वेलफेयर होने वाला है। अदरवाइज
ये क्या हो जाएंगे, सफर करेंगे। बोलिए। और ये कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमर्स जो थे, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, लोगों की क्या हो, भलाई हो। और वेलफेयर स्टेट्स, कौन स्टेट्स हैं, इनके फंक्शंस क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। किसके, सेंटर और स्टेट्स के फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, बढ़ रहे हैं। इनके जो एक्शंस हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इनकी पावर्स भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इनके रिसोर्सेज जो है वो क्या होनी चाहिए, बढ़ने चाहिए। बोलिए। तो इसके लिए इनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इन्हीं कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविजन है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बना देते हैं, फेडरल से कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाते हैं। और यहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब हुआ कि देयर इज अ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। किसके बीच में कोऑपरेशन हो रहा है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन होगा। यानी स्मूथ रनिंग के लिए, उनके वेलफेयर्स के लिए इनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। ये बात दूसरी है कि इसके कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। मैं एक एक प्रोविजन की बात कर रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा यहाँ पे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। इसके कई एस्पेक्ट हैं। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूंगा यहाँ पे। बाकी इकोनॉमिक्स में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, वहां पे भी ये आपको फेडरलिज्म के बारे में और उसके डेवलपमेंट्स में इनके कोऑपरेशन के इफेक्ट को दिखाएगा। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल डेवलपमेंट्स के बारे में और नेशनल ग्रोथ के बारे में, दोनों पढ़ा है। ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जो सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस जो हो वो क्या हो, आपस में बेहतर हो, तभी हो सकता है नेशनल ग्रोथ हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। वो बाद में देखेंगे। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो मैं आपको बताऊं तो 261 का है। कौन सा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो पहला प्रोविजन है वो कौन सा है, 261। और ये किसके बारे में बात करता है, फुल फेथ एंड क्रेडिट। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, फुल फेथ एंड क्रेडिट्स। बोलो भाई, किसकी बात कर रहा है, फुल फेथ एंड क्रेडिट्स क्लास भी कहा जाता है इसे, आर्टिकल 261। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, कि यदि कोई रिकॉर्ड है या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है, या रिकॉर्ड्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, या कोई पब्लिक एक्ट है, कैसा एक्ट है, पब्लिक एक्ट, ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, shall give to full faith and credit in the territory of India। रिकॉर्ड्स कोई इशू करा गया है, या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलाई गई है, या कोई पब्लिक एक्ट्स हैं, तो उसका जो रिकॉग्निशन होगा वो थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा। ये क्या है, ये सेंटर और स्टेट्स का कोऑपरेशन है। अब आप बोलेंगे कैसे, इन रिकॉर्ड्स के प्रूफ और मैनर के बारे में, इन्हें कैसे प्रूफ किया जाएगा, इनका प्रूफ करने का मैनर क्या होगा, इसके लिए लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। लॉ कौन बना रहा है, पार्लियामेंट। ये रिकॉर्ड्स कहां से आ रहे हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहां की है, और ये पब्लिक एक्ट्स, ये स्टेट के भी हो सकते हैं, लेकिन इनका मैनर जो होगा, किस तरीके से इन्हें प्रूव करा जाएगा और किस तरीके से इनका मैनर होगा, तरीका क्या होगा, ये इसके लिए लॉ जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। ये कोऑपरेट कर रहा है किसका, कि आज यूपी ने या यूपी की कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास करा है, कोई भी डिक्री पास करा है, तो उसे गुजरात में इन्फोर्स कराना है तो उसे गुजरात में इन्फोर्स कराया जा सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहां करवा सकते हैं आप, यदि ये बात ना होती
तो यूपी के किसी कोर्ट के द्वारा यदि पास किया गया है, यदि कोई डिक्री या कोई जजमेंट, तो उसे गुजरात की कोर्ट जो है वो क्या नहीं करती, उसे इन्फोर्स नहीं कराती। और यदि सेंटर और स्टेट्स के बीच में इस तरीके का कोऑपरेशन नहीं होता, तो अब आप ये बताइए कि जो डिक्री होल्डर है उसके साथ जस्टिस हो पाता? नहीं हो पाता। वेलफेयर उसका पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। डिक्री क्या है, मैं आपको इस प्रोसीडिंग्स पर बात करता हूं, जरा समझ लीजिए कि जुडिशियल प्रोसीडिंग है क्या। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जानते हैं आप लोग? प्रोसीडिंग्स, यदि कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पास की गई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है एनी प्रोसीडिंग्स इन विच द एविडेंस कैन बी टेकन ऑन ओथ। ये एक सामान्य डेफिनेशन है। कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स जहां पर साक्ष्य जो हैं वो ओथ पर लिए जा सकते हो, उसी प्रोसीडिंग्स को क्या कहा जाता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग। और जुडिशियल प्रोसीडिंग जनरली जो है वो किसके द्वारा? जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स के द्वारा जो प्रोसीडिंग फॉलो किया जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि जज ही और मजिस्ट्रेट ही हो। मैंने आपको क्या बताया कि किसी ऐसे अथॉरिटी के द्वारा यदि आपके एविडेंस ओथ पर लिए जा सके, शपथ पर लिए जा सके, तो वो प्रोसीडिंग क्या कहलाएगी? आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी सामान्य तौर पर। और इस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है। इस पर फुल फेथ होनी चाहिए, आपकी मान्यता होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्रेडिट्स होना चाहिए। ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है, यक्स प्रॉपर्टी है और इनके बीच में क्या है? कोई डिस्प्यूट है। ये प्रॉपर्टी बी के पोजीशन में है, कोर्ट ने ए के फेवर में एक डिक्री पास करा है। किसके फेवर में? ए के फेवर में। ये प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में थी? बी के पोजीशन में थी। मैं आपको सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग समझा रहा हूं। ये जो हुआ इसे डिक्री होल्डर कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? डिक्री होल्डर कहेंगे। और ये जो बी हुआ इसे जजमेंट डेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जजमेंट डेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस डिक्री को क्या करना है? एग्जीक्यूट कराना है। डिक्री पास हो गई है, किसके फेवर में पास हुआ है? ए के फेवर में पास हुआ है। किसके अगेंस्ट पास हुआ है? तो जिसके अगेंस्ट पास होता है उसे जजमेंट डेटर कहा जाता है, और जिसके फेवर में पास होता है उसे क्या कहा जाता है? डिक्री होल्डर। बी जो है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। यानी इस डिक्री का जो एग्जीक्यूशन है वो यूपी में पॉसिबल नहीं है। इस डिग्री का एग्जीक्यूशन जो है वो कहां पॉसिबल नहीं है? यूपी में पॉसिबल नहीं है। तो इस डिग्री को क्या किया जा सकता है इस कोर्ट के द्वारा? महाराष्ट्र की कोर्ट में, जहां पे वो एक्चुअली रिजाइड करता है, जहां पे उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, जहां से एक्चुअली इसे इन्फोर्स कराया जा सकता था, वहां इसे क्या कर दिया जाएगा? सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जहां पे वो रिजाइड करता है, जहां पे वो अपने बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है, किसके लिए? या कोई बिजनेस करता है, जहां पे वो सफिशिएंट अमाउंट में वो प्रॉपर्टी है, वो डिग्री कहां भेज दी जाएगी? वहां पे। मेरी बात आप समझ पाए? ये प्रयागराज का कोर्ट था, इसने डिग्री पास कर दिया है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कहां होना है? अदर स्टेट में होना है। कहां पे होना है? अदर स्टेट में होना है। तो आप वहां पे देखिएगा लिखा हुआ है क्लास में कि ये सिविल प्रोसीडिंग्स भी रिकॉग्नाइज की जाएगी। क्लास आप देखिए 261 का क्लास में क्या लिखा हुआ है? सिविल प्रोसीडिंग्स में लास्ट क्लास 261 मिला? पेयर तो खोल ही लिया करिए आप लोग, ये वाली बात नहीं मिलेगी, वहां सिविल वर्ड आया हुआ है। यस, तो ये सिविल कोर्ट था। क्या था? सिविल कोर्ट था। इसका एग्जीक्यूशन कहां हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, केरला में हो रहा है, कहीं भी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां भी इंडिया की टेरिटरी है और जहां पे सफिशिएंट अमाउंट में आपकी क्या है? प्रॉपर्टी है, उसे क्या किया जाएगा? और आपको पता है कि ये जो कोर्ट होगा, ये डिक्री किसके पास जाएगी? यहां के कोर्ट के पास जाएगी, और इसे ट्रांसफरी कोर्ट माना जाएगा। और ये माना जाएगा कि जैसे ये डिक्री
इसी कोर्ट ने पास करा है। बात समझ पाए आप? इसका मतलब क्या हुआ? ये रिकॉग्निशन था। किस बात का रिकॉग्निशन है? कि जो प्रयागराज की कोर्ट ने क्या किया है, कोई जजमेंट पास करा है, कोई डिक्री पास करी है, उसे महाराष्ट्र की कोर्ट भी रिकॉग्नाइज कर रही है, उसे केरला की कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करेगी। ये क्या था? कोऑपरेशन। ये है कोऑपरेशन। बोलिए, यहां पे एक बात ये हो गई जो सिविल के बारे में बात कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ए ने ऑफेंस करा प्रयागराज में। कहां पे? प्रयागराज में ऑफेंस कमिट करा है, और प्रयागराज में ऑफेंस कमिट करके ये कहां चला गया? साउथ में, केरला में चला गया है, तमिलनाडु में चला गया है, कर्नाटका में है, किसी भी स्टेट में छिपा हुआ है। बोलो, इसको अरेस्ट करना होगा। इसको अरेस्ट करने के लिए क्या इशू किया जा सकता है? अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अरेस्ट वारंट। कौन करेगा? ये प्रयागराज की कोर्ट करेगी। बोलो, किसके खिलाफ? ए के अगेंस्ट जो है उसने वारंट इशू किया है कि इसे आप अरेस्ट करके ले आइए। तो सीआरपीसी का प्रोविजन जो है, आपको सेक्शन में लिख देता हूं इसलिए कि कुछ लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि गलत है, तो मैं सिर्फ साक्ष्य के तौर पे देता हूं। यदि आप इसे वेरीफाई करना चाहें और क्रॉस चेक करना चाहें तो आप कर लें, ठीक है ना? ना तो इसे आपको याद करना है और ना तो इसे समझना है, सिर्फ फैक्ट समझते रहिए, ठीक है? और जैसे भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। यहां पे प्रयागराज की कोर्ट ने क्या इशू करा है? अरेस्ट वारंट इशू करा है। और अरेस्ट वारंट, वारंट क्या होता है? तीन चीज आप जान लीजिए। रिटेन होता है, कैसा होगा? वारंट का नाम तो खूब सुना होगा आप लोगों ने, लवासना में जाएंगे वहां भी मिलेगा ये, ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस बन गए आप तो। रिटेन होगा, साइंड होगा और सील्ड होगा। तीन चीज जरूरी है। रिटेन फॉर्म में होगा, ओरल नहीं होता है, साइंड होता है, सील्ड होता है, और सील उस कोर्ट की होती है जिसने इसे इशू करा। तो ये वारंट जो है इसे कहां एग्जीक्यूट कराया जा सकता है? तो बताया है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहां पे करवा सकते हैं इसे आप? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इसे आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 77। कौन सी सेक्शन है? अरे याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं विधि का विद्यार्थी हूं इसलिए जो है इन सारे प्रोविजंस को मेंशन कर देता हूं। यू नीड नॉट टू लर्न दिस प्रोविजन, बस फैक्ट समझिए, जानिए और इसके ट्रू सेंस को समझिए। तो यहां पे वारंट रिटन फॉर्म में है, साइंड है, सील्ड है, ये मिल गया है पुलिस ऑफिसर को। बोलो भैया, और इसे कहां एग्जीक्यूट करा सकता है? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। गुजरात भी जा सकता है, वहां पे पकड़ के ला सकता है, महाराष्ट्र भी जा सकता है, जहां भी एक्यूज होगा फॉलो कर सकता है, उसे अरेस्ट कर सकता है। बोलिए, ये है। चलो यार, और यदि मान लीजिए कि वो किसी दूसरी की टेरिटरी में है, यानी कर्नाटका में है या केरला में है, इशू कहां से हुआ है? प्रयागराज से, तो इसे बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है। कहां से? बाई पोस्ट भेजा जाएगा, और बाई पोस्ट भेज करके किसको भेजेंगे आप? वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे ही शब्द आए आपका, ठीक है, उत्साह बढ़ जाना चाहिए। ये वही डीएम और एसडीएम है। कौन है ये? आपके पास भेजा जा सकता है, या किसके पास? एसपी के पास उस जिले के, या पुलिस कमिश्नर के पास भेजा जा सकता है। किसके पास? भेजा कहां से गया है? प्रयागराज से। कर्नाटका में भेजा गया, कहां और किसके पास भेजा जा रहा है? आप तीनों में से किसी को कह लीजिए। ये तीन डेजिग्नेशन है जहां पे भेजा जाएगा। मान ले एसपी साहब को चला गया है, अब ये एसपी इस वारंट को वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि कर्नाटका की उनके जिले की कोर्ट ने इसे क्या करा है? पास करा है। मेरी बात आप सोच पाए? तो ये क्या था? ये रिकॉर्ड्स है। क्या है? रिकॉर्ड्स है। बोलो, वारंट गया है, रिकॉर्ड है, उसे फॉलो करो। बोलो भाई, उसे आप क्या देंगे? मान्यता दे देंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है, आपका वारंट गलत है, मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं करा सकता हूं। यू हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना? यू डोंट हैव राइट टू भाई डिसओबे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। फुल फेथ एंड क्लॉज, जहां से जा रहा है वहां पे क्या करना होगा आपको? उसे आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, ठीक है ना? और यदि ये कोऑपरेशन ना होता सेंटर और स्टेट्स और स्टेट और सेंटर के बीच में, चलिए और भी दिखाएं आपको। इसी पे मैं बात कर सकता हूं 1.5 घंटे, लेकिन क्या मतलब है?
आर्टिकल 261 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। अब मान लीजिए कि कोई सीबीआई की कोर्ट है। सीबीआई कहां की एजेंसी है? सेंट्रल एजेंसी। एनआईए है, इसकी यदि कोई कोर्ट है तो कहां की एजेंसी है? इन्फोर्स कहां करेगी? स्टेट में आएगी। कहां पे आएगी? स्टेट में। किसी मान लीजिए कि किसी को लेके जाना है, पकड़ के अरेस्ट करके, एनआईए का कोई टेररिस्ट है जो यूपी में छिपा हुआ है, एनआईए का नहीं, एनआईए का ऑफिसर आता है उसे अरेस्ट करने के लिए, बोलिए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है? सुपरसीड कर सकता है किसको? स्टेट पुलिस को। और स्टेट पुलिस उसे कोऑपरेट करेगी। बोलिए। या सीबीआई आ रहा है किसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो यहां के लोग उसे क्या करेंगे? यहां की गवर्नमेंट उसे क्या करेगी? कोऑपरेट करेगी। और यदि ये कोऑपरेशन आपको नहीं दिखने को मिलेगा तो ऐसी स्थिति में कोऑपरेशन पॉसिबल है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वेलफेयर पीपल्स का पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये प्रोविजन 261 क्लियर हुआ आपको। पब्लिक एक्ट, यूपी ने कोई एक्ट पास करा हुआ है, इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कहां पे? यूपी गुंडा एक्ट है, बोलो, तो यहां पे, या गैंगस्टर एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू यदि वो कोई ऑफेंस कमिट करके गया हुआ है तो ये वहां भी अरेस्ट किया जा सकता है। कहां पे? जिस स्टेट में आप गए हैं, क्योंकि इस एक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। या उनके यहां का, जैसे गुजरात का है या महाराष्ट्र का मकोका है, मकोका के थ्रू यदि किसी को अरेस्ट कर लिया गया हो और वो छिपा कहां है? यूपी में आकर के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सारी बातें क्लियर हो गई। फुल फेथ एंड क्लॉज, क्रेडिट्स दिया जाएगा। अब आप उसे नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं इसे काम नहीं कर सकता हूं, आप उसे डिसक्रेडिट नहीं कर सकते, आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आप उसे मान्यता देंगे और उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। 261 में ये बातें बताएगी, ठीक है ना? तो रिकॉर्ड्स हो गया, और क्या है? पब्लिक एक्ट्स है, और क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास करा गया है तो जजमेंट और ऑर्डर भले ही इलाहाबाद ने पास करा हुआ है, उसे एग्जीक्यूट कहां करा सकते हैं आप? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी करा सकते हैं आप। बोलो भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो, तो 261 क्लियर हो गया। इसका मैनर क्या होगा ये आपको पता है? बोलो भाई, ये बताओ कि यूपी में यदि आपने लाइसेंस बनवा लिया यहाँ के आरटीओ ऑफिस से, तो वो लाइसेंस बिहार में बेकार हो जाता है? दिखाने के बाद वहां भी तो ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ? कि वहां की गवर्नमेंट जो है इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि नहीं कर रही है कि यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस? बोलो। नहीं तो होगा। ऑल इंडिया परमिट बना करके हम पूरे घूम लेंगे कि नहीं घूम लेंगे पूरे इंडिया में? होता है आपके पास कि बनवाते हो और अदर स्टेट में जाओगे तो अदर का बनेगा? नहीं बनेगा। ये है रिकॉग्निशन, ठीक है ना? इन एक्ट्स का, इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का आप क्या करेंगे? और इसी से मिलता जुलता एक प्रोविजन आप और देखते हैं कहां पे? वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। 141 आप देखते हैं। 141 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं। इसका मतलब गुजरात हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या कर सके? डिनाई कर सके। उन्हें रिकॉग्नाइज करना होगा, उन्हें उनके ऊपर क्या है? बाइंडिंग फोर्स है, वो मानना होगा। क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में मान लीजिए कि आ गया है, किसी को कन्विक्ट कर दिया है, बोलो भाई, मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। या इसने कोई लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट ने कोई लैंडमार्क जजमेंट इशू कर दिया है, लैंडमार्क जजमेंट समझते हैं ना, जिसमें कोई डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल इवॉल्व होता है, उसी को क्या कहा जाता है? लैंडमार्क जजमेंट। जैसे विशाखा का केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। केशवानंद भारती का जो केस है वो लैंडमार्क माना जाता है। मेनका गांधी का जो केस है वो लैंडमार्क माना जाता है, ठीक है? सारे जजमेंट्स लैंडमार्क नहीं होते हैं। तो जिसमें कोई डॉक्ट्रिन इवॉल्व हो रही है, जिसमें कोई प्रिंसिपल इवॉल्व होता है, ऐसे जजमेंट्स क्या है? वो लैंडमार्क। तो सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई भी जजमेंट इशू करा है तो वो क्या होगा? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाइंडिंग होगा। मेरी बात आप सोच पाए? तो जजमेंट, इसे कोरिलेट मत करिएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में नहीं आता है ये, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया था। 261 क्लियर हो गया। दूसरा जो प्रोविजन आपने देखा है, इसी के नीचे उतर आइए थोड़ा सा यार। 258, 258 बोलो। नीचे चलेंगे ऊपर चलेंगे? तो 258 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? हाँ, यहां पे देखिए,
ये पावर कॉन्फर किया जा रहा है किसके पास? स्टेट के पास। कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। बोलो भाई, प्रेसिडेंट जो है वो पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर, ठीक है, संघ की कार्यपालिकी शक्ति को क्या करता है? कॉन्फर कर रहा है। और कैसे कर रहा है? विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किससे? विद द कंसेंट ऑफ, इनकी कंसेंट से अपने पावर को क्या करता है? वो डेलीगेट कर रहा है, कॉन्फर कर रहा है, दे रहा है। बोलिए, और ये किस लिए? फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए? फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्ट करने के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए, उन्हें उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये पावर क्या कर दे रहा है? वो कॉन्फर कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है? विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। बोलिए, और ये कर कौन रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। ये क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये क्या है आपके? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एग्जीक्यूटिव पावर जा रहा है किसके पास? स्टेट के पास जा रहा है। और ये एग्जीक्यूटिव पावर किसका? सेंटर का। दे कौन रहा है? प्रेसिडेंट। यानी सेंटर का पावर किसके लिए जा रहा है? स्टेट में। 258A, इसी का उल्टा कर दीजिए, 258। अब यहां पे कौन आने वाला है? ये अपने स्टेट के पावर्स को कॉन्फर कर देगा। यहां पे कौन है? गवर्नर। कौन है? गवर्नर। और ये किससे? विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलिए भाई, तो यहां पे ये पावर्स क्या हो रहे हैं? जो ऑलरेडी दिए थे वो तो है ही है, लेकिन यहां पे पावर क्या किए जा रहे हैं? कॉन्फर किए जा रहे हैं। किस आर्टिकल में किए जा रहे हैं? 258 और 258A में। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर्स कैन बी कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे गवर्नेंस जो है ये स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर को किसको कॉन्फर कर रहा है? सेंटर को, विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ठीक है ना? ये क्या है? कोऑपरेशंस। हम लोग यही पढ़ रहे हैं, सेंटर और स्टेट्स का क्या पढ़ रहे हैं? कोऑपरेशन। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रोविजन है 312। ठीक है ना? और ये क्या है आपकी? ऑल इंडिया सर्विसेज। मैंने आपको बताया था कि कुछ सर्विसेज जो है वो किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट्स की सर्विसेज है। कुछ क्या है आपकी? स्टेट गवर्नमेंट्स की है। सेंटर और स्टेट मेरा कॉमन हो जाता है, आप लोग उसकी क्षमता का आंकड़ा मत लगाइएगा, ये गोला से ये बड़ा ही है। ठीक है? तो ये कौन है? स्टेट। और ये कौन है आपका? सेंटर है। तो यहां पे जो सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। यहां पे कौन है? स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। और सेंटर और स्टेट्स के लिए कुछ सर्विसेज क्या है? कॉमन है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या कहा जाता है? किसके लिए कॉमन है? सेंटर और स्टेट्स के लिए। ठीक है ना? एसडीएम बन रहे हैं आप, कहां से हैं? एसडीएम सेंटर से बनेंगे आप लोग? शाबाश मेरे भाई। अरे भाई, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है। ये कहां की सर्विस है? स्टेट गवर्नमेंट की है। बोलो, तो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हो गई। आर्मी की जो सर्विसेज हैं वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन है वो कौन है? और ये कौन है आपके यहां? IAS। ठीक है ना? नाम में ही इतनी ग्रेविटी है। और ये दो आपकी क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज है। बोलिए, और ये किस लिए बनाई जा रही है भाई? सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशंस को बढ़ा रही हैं। क्या कर रही हैं? सेंटर और स्टेट्स के कोऑपरेशंस को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। बोलिए, सेंटर क्या करता है? सेंटर के लिए भी काम करते हैं ऐसे अधिकारी। अब आईएएस बनेंगे तो आईएएस बन करके आप किसी कॉर्डर को संभालेंगे, और जब आपका प्रमोशन होगा तो सीधे सचिव बन करके कहां बैठेंगे आप? दिल्ली में पहुंच जाएंगे आप। बोलिए, यानी सेंटर में भी आप सर्विस करेंगे और कहां पे काम करेंगे आप? स्टेट्स में भी काम कर रहे हैं। दोनों के लिए काम कर रहे हैं आप। बोलिए, और उनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके बेटर कोऑपरेशंस के लिए, उनके बेटर कोऑर्डिनेशंस के लिए ये ऑल इंडिया सर्विसेज क्या बताती हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। इसके बारे में एक प्रोविजन किया गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा।
ठीक है, जो आज तक लागू नहीं हो पाया है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, AIJS। ठीक है, ऑल इंडिया, ये रिकमेंडेशन आया था, ठीक है, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये क्लास जोड़ा गया है, लेकिन आज तक ये पोस्ट क्रिएट नहीं करी गई है, क्योंकि ये पोस्ट जो है 312 में कौन क्रिएट करता है? पार्लियामेंट, विद द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ये आपने पढ़ चुका है, ठीक है ना। प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, कितना? प्रेजेंट एंड वोटिंग की हो गया 2/3 मेजॉरिटी से यदि राज्यसभा इस बात का रेजोल्यूशन पास कर देता है तो पार्लियामेंट ऐसी पोस्ट को क्या करेगी? क्रिएट करेगी। बोलो भाई। और वो क्या कहलाएगी? आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या कहलाएंगी? आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसका रिकमेंडेशन आया था, इसके द्वारा इसे अमेंड करा गया है, लेकिन आज तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो क्रिएट नहीं की जा पाई। अभी भी जुडिशरी में जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसमें दो ही एग्जाम होते हैं। एक तो कौन सा है? जे का जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एग्जाम होता है, और दूसरा जो होता है वो हायर जुडिशियल सर्विसेज का, HJS का एग्जाम होता है। और ये HJS जो है ये आज भी जो है स्टेट लेवल पर है, और इसे हाई कोर्ट कंडक्ट कराती है। बोलो। और ये कौन करवा रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। ठीक है, जैसे यूपी है तो यूपी का जे है, बिहार का है तो बिहार का जे है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहां पे अपॉइंट करेगा। यहां पे जो पोस्ट है वो कहां पे? एडीजे। किसका? बोलो भाई। ये पहली पोस्टिंग है, और इसका क्या था कि यदि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज यदि क्रिएट किया जाएगा तो एक ऐसी कोई बॉडी हो जो कि इनका एग्जाम कंडक्ट कराए और थ्रू आउट द इंडिया इन्हें क्या कर सके? पोस्ट कर सके। आज यदि बिहार का एचजेएस आप दे रहे हैं तो बिहार में ही रह जाएंगे, यूपी का है तो यूपी में ही रह जाएंगे, छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ में ही रह जाएंगे। अभी इस तरीके की कोई ऑल इंडिया सर्विसेज आपके यहाँ नहीं आई। बात समझ पाए? तो मेरा सिर्फ पर्पज ये था कि ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। काम कौन करता है यार? काम कौन कर रहा है? यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, यूपीएससी आपका सिलेक्शन दे रही है, यूपीएससी आपको कार्डर प्रोवाइड्स करा रही है, और कहां भेज रही है? स्टेट पे भेज रही है। किसके लिए? आपके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये क्या है? सेंटर की स्टेट को सहायता है, कोऑपरेशन है। क्या है? सेंटर क्या कर रहा है? आपको असिस्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर चले। ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने अभी तक कितने आर्टिकल्स आपको बताए? कितने? मैंने आपको 261 बताया, 258 और 312। बोलो। 262। ये किसके बारे में बात कर रहा है? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट रिवर एंड वैली। कौन है? इंटर स्टेट रिवर एंड वैली। ठीक है, जो डिस्प्यूट्स है अंतरराज्यीय नदी और घाटियों के बीच में, यदि कोई डिस्प्यूट है तो उसे किसके द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा? पार्लियामेंट के थ्रू। किसके द्वारा? पार्लियामेंट बाय लॉ। ऐसा कोई ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया जाएगा जो इनके डिस्प्यूट्स को क्या करे? रिजॉल्व करे। ठीक है ना। और ये किन नदियों की बात कर रहा है? एक राज्य की नदी के बारे में बात नहीं कर रहा है, इंटर स्टेट्स। ठीक है ना, कई नदियों से होकर के गुजर रही हैं, ये कई राज्यों से होकर के नदियां गुजरती हैं। अच्छा ये बताइए, इन पर डिस्प्यूट आप लोग खूब देख रहे होंगे, तो यहां पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इस पर ये क्या कर सकता है? लॉ बना सकता है। लॉ बना करके कोई ट्रिब्यूनल्स क्या कर सकते हैं? स्टैब्लिश कर सकते हैं, और इन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू, अधिकरण के द्वारा ही इनको क्या किया जाएगा? रिजॉल्व किया जाएगा। बोलो भाई, किसके द्वारा रिजॉल्व किया जा रहा है? ट्रिब्यूनल्स के द्वारा रिजॉल्व किया जा रहा है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? वाटर के यूज के बारे में। किसके? बोलो भाई। यूज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रोल है। यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल। बोलो। तीन बातें हैं। यदि
ऐसे रिवर्स या वैली के वाटर्स के यूज के बारे में या उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में या वाटर्स के कंट्रोल के बारे में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है बिटवीन द टू स्टेट्स या मोर देन टू स्टेट्स, तो उसके बारे में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश कर सकती है और इस ट्रिब्यूनल के द्वारा ही इसे रिजॉल्व किया जाएगा। बोलो। और अगला क्लास आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स, क्या लिखा हुआ है, यानी पार्लियामेंट में बार बार कर दे रही है किसको, या कर सकती है, किसको कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को और अदर कोर्ट्स को, कि ऐसे मैटर्स पर वो कोई भी एडजुडिकेशन नहीं करेंगे। बात समझ पाए? तो ट्रिब्यूनल विल एडजुडिकेट द मैटर। ट्रिब्यूनल्स जो है वो क्या करेगी, एडजुडिकेट कर रही है। बोलिए, ऐसे स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उनके वाटर्स को लेकर के, उनके वितरण को लेकर के, उनके नियंत्रण को लेकर के, इससे एडजुडिकेट कौन करेगा, ट्रिब्यूनल्स। सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दे रही है वो, बार कर। आपको ये पता है कि आर्टिकल 131 याद आ रहा है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। किसकी, किसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की? हम्म हम्म ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसे कहां मिला हुआ है, यदि स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है। किसके बीच में है, स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, स्टेट और यूनियन के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या स्टेट एंड यूनियन वर्सेस स्टेट्स, स्टेट और स्टेट्स हो जाएगा। तो ऐसा जो डिस्प्यूट है वो किसके द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत? ये पावर उसे मिला हुआ है, इसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जहां पे पहली बार आप मामले को लेकर के जा सकते हैं, फर्स्ट टाइम। ठीक है ना? कोर्ट के पास, आपको यह पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे जुरिस्डिक्शन है। बोलो भाई, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है ना? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहां पे है इसका, 143 में है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसका कहां पे है, 131 में। अपीलेट जुरिस्डिक्शन इसका कहां पे है, 132, 133 और 134। बोलो भाई, स्टैट्यूटरी अपील के बारे में प्रोविजन कहां पे किया गया है, 132 में किया गया है। सिविल मामलों में अपील जो है वो 133 में होता है, और क्रिमिनल मामलों में जो अपील है वो कहां पे हो रही है, 134 में हो रही है। ठीक है, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं। तो यहां पे ये जो प्रोविजन है आपका 131, इस पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि पहली बार ही मामला को क्या कर रहा है, वो इंटरटेन कर रहा है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में यदि आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सीधे आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं आप, उसे रिट जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं आप, 32(2) to 6 के अंतर्गत। तो वैसे यहां पे देख रहे हैं आप, अभी मैंने आपको बताया कि यदि इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट है तो उसको कहां लेके जाया जा रहा है, कहां पे, ट्रिब्यूनल्स में। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आपके, बोलो भाई, इंटर स्टेट्स जो है आपकी कहां पे है, इंटर स्टेट्स रिवर के बारे में बात हुआ है, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात है, इंटर स्टेट रिवर्स एंड, और इस पर कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, पार्लियामेंट काम करेगी। और पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, ट्रिब्यूनल से स्टैब्लिश करके। कैसे काम करेगी, और इंटर स्टेट काउंसिल 263 में है, कहां पे है, और आप लोग बोल भी नहीं रहे इतनी देर से। इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल्स जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा
लॉ बना करके ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया जा रहा है, वो कर रहा है। देखिए, तो यदि अदर सब्जेक्ट का कोई डिस्प्यूट है एक्सेप्ट द वाटर, तो वो कहां जाने वाला है मामला, कहां पे जाने वाला है? यानी दो स्टेट्स के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है जो कि वाटर के कंट्रोल, यूज और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है, तो वो कहां जा रहा है मामला? 131 में जा रहा है। और यदि वो वाटर के यूज, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो कहां पे जा रहा है वो? 262 में। जो ट्रिब्यूनल्स गठित करेगा उस ट्रिब्यूनल्स के द्वारा ही उसे एडजुडिकेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। दोनों में फर्क क्या है? यहां पे इनके द्वारा 131 में डिसाइड करेगा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिया जाएगा वो कैसा होगा? बाइंडिंग होगा। कैसा होगा? बाइंडिंग होगा। इसे फॉलो करना पड़ेगा उन्हें। क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं कि ट्रिब्यूनल्स के द्वारा यदि मैटर्स को क्या किया जाता है? एडजुडिकेट किया जाता है, तो वो एनमिटी क्रिएट नहीं होगी जो कि यहां पे आ जाती है, जो बाइंडिंग फोर्स लेकर के आती है। बात समझ पाए आप? वहां पे क्या है? निगोशिएशंस है। यहां पे क्या है? बाइंडिंग फोर्स है। क्या है? बात समझ पाए आप? ठीक है। तो यहां पे पार्लियामेंट क्या कर रहा है? और ये पार्लियामेंट कौन? सेंटर। तो सेंटर जो है वो स्टेट के साथ क्या कर रहा है? कोऑपरेशन कर रहा है। इनके बीच के डिस्प्यूट्स को क्या करा रहा है? रिजॉल्व कर रहा है, उन्हें असिस्ट करा रहा है, उनके बीच में समझौता करा रहा है। बोलो भाई। उनके बीच में एक आर्बिट्रेटर्स की भूमिका पे है, असिस्टेंस दे रहा है उसे। बात समझ पाए आप? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? है? निगोशिएशंस आ रहा है ना, समझौता ही हो रहा है। कौन? कहां मान रहे हैं? कावेरी का विवाद ले लीजिए आप, नर्मदा का विवाद ले लीजिए, जो है ठीक है, सारा आज तक वो डिस्प्यूट चला आ रहा है। बात समझ रहे? ठीक है। तो कौन कितने क्यूसेक पानी छोड़ेगा, कौन कितना होल्ड करेगा? देखिए, ये बात जो है आपके यहाँ 262 के अंतर्गत कोई भी नेचुरल रिसोर्स होता है तो नेचुरल रिसोर्स किसी स्टेट का नहीं होता है। ठीक है ना? नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? स्टेट्स का कंट्रोल नहीं होता है। कोई नदी किसी स्थान से निकल करके आ रही है तो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। और आप जानते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें पजेस नहीं किया जा सकता है, उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। बोलो भाई। चांद को आप ले आ सकते हैं, हिमालय को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, गंगा जल को आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन पर किसी का पोजीशन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेट्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के ट्रस्टी हैं। क्या है? ओनर नहीं है। और ट्रस्टी की हैसियत आप समझते हैं ना? मैनेजर की हैसियत होती है। क्या होती है? मैनेजर की होती है। तो आपके शहर से यदि कोई नदी निकल करके चली गई, आपके राज्य से कोई नदी निकल करके चली गई है, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसके ओनर हो गए। यानी वो राज्य जो है वो उसका ओनर नहीं है। बात समझ पाए आप? तो इसका मतलब उन नेचुरल रिसोर्सेस पर हर का क्या है? राइट्स है। हर लोगों का क्या है? राइट्स है। बात समझ पाए? तो इसलिए उसके यूज पर, उसके कंट्रोल पर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर जो पावर्स हैं वो जिन जिन स्टेट्स से होकर के गुजर रही है उसका सब यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई उसे पजेस करता है, उसे कोई कंट्रोल करता है, तो दूसरा स्टेट क्या करेगा? सफर करेगा। बोलो। तो स्वाभाविक है कि उनके बीच में क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। और ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करा जाएगा किसके द्वारा? ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। तो आप ये जानते हैं कि आपके यहाँ रिवर बोर्ड एक्ट आया। क्या आया है? रिवर बोर्ड एक्ट आया। इस एक्ट के, इस आर्टिकल के अंतर्गत रिवर बोर्ड एक्ट जो गठित किया गया वो 1956 में लाया गया। ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया जा रहा है आपका? ये इस एक्ट के अंतर्गत ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और ट्रिब्यूनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? ये रिजोल्व कराने का प्रयास करते हैं, अधिकरण। बोलो भाई। नहीं समझ पाए आप? चलो। और क्या है? इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956।
दो एक्ट पास किए गए आपके इस आर्टिकल पर। पहला कौन सा था? रिवर बोर्ड एक्ट। और दूसरा कौन सा है? वाटर इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये कब का है आपका? 1956 का है। 1956 का है। दोनों 1956 के हैं। यस, ठीक है। और इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? इन मैटर्स को रिजॉल्व किया जा रहा है। यानी सेंटर क्या कर रहा है? ये एक्ट पास कौन कर रहा है? पार्लियामेंट, ठीक है ना। और किनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा रहा है? स्टेट्स के। ये क्या कर रहा है आपके साथ? कोऑपरेशन। क्या कर रहा है? कोऑपरेशन कर रहा है। हुँ? होगा ना भाई। इंटर स्टेट काउंसिल, तो इंटर स्टेट काउंसिल कहां पे है? स्कोप लिमिटेड हो गया है भाई, है ना। 260 ये क्या बात कर रहा है? इंटर स्टेट। ये है, मैं 62 में बोल रहा था तो आप लोग बोल भी नहीं पा रहे थे, है? ये इंटर स्टेट काउंसिल है। और ये इंटर स्टेट काउंसिल्स कौन स्टैब्लिश कर रहा है? प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर। कैसे कर रहा है? इफ देयर इज अ पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सर्व्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। कोई भी यदि पब्लिक इंटरेस्ट जो सर्व होगा तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बाय ऑर्डर ऐसे इंटर स्टेट काउंसिल्स को बना सकते हैं, ठीक है। 263 के अंतर्गत इनका काम क्या है कि यदि स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो चुके हैं तो उन्हें इंक्वायर करेगा, उस पर एडवाइस करेगा। इन इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या है? स्टेट 1 और 2 के बीच में यदि जो डिस्प्यूट अराइज हो चुके हैं उन्हें वो क्या करेगा? इंक्वायर करेगा। और क्या करेगा? एडवाइस करेगा। किस बात पर? उस डिस्प्यूट पर। बात समझ पा रहे? उस डिस्प्यूट्स को इंक्वायर करेगा, उसकी जांच करेगा और जांच करके उस पर क्या करेगा? अपनी एडवाइस देगा। बोलिए, ये काम कौन कर रहा है? ये काम कौन कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है? स्टेट के लिए काम हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? कोऑपरेट कर रहा है कि ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है? कोऑपरेशन हो रहा है। बोलो भाई, इनके और इनके यदि कोई कॉमन इंटरेस्ट है यानी स्टेट्स के बीच में यदि कॉमन इंटरेस्ट है तो इसे इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा और इस पर डिस्कस करेगा। क्या करने वाला है? डिस्कशन करने वाला है। और डिस्कशन करके चीजों को क्या करेगा? रिजॉल्व करेगा। बोलो भाई, यदि कॉमन इंटरेस्ट है तो कॉमन इंटरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या क्या कॉमन यहां पे सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या इनके कॉमन इंटरेस्ट है, और उस पर अब क्या करने वाला है? पॉलिसीज बनाई जाने वाली। बात समझ पाए? तो कॉमन इंटरेस्ट को क्या कर रहा है? वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उनके डिस्प्यूट्स है तो उसे इंक्वायर करके उसे क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो ये काम किसका है? इंटर स्टेट काउंसिल का है। और ये इंटर स्टेट काउंसिल कहां से स्टैब्लिश हो रही है? सेंट्रल। बोलो भाई, इंटर स्टेट काउंसिल जो स्टेट्स को क्या करती है? असिस्ट करती है। बोलिए। 280 ये किसके बारे में बात कर रहा है? फाइनेंस कमीशन के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है। फाइनेंस कमीशन क्या है आपका? आपको ये पता है फाइनेंस कमीशन क्या है? सेंटर और स्टेट्स के फाइनेंशियल रिलेशंस को क्या करता है? बेस्ट एग्जांपल है आपके यहां का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। बेस्ट एग्जांपल जो है वो कौन सा है? अब आप कहेंगे सर सारे के सारे बेस्ट एग्जांपल कह ही रहे हैं, तो वास्तव में सारे के सारे बेस्ट हैं। बोलिए, 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा। हु विल स्टैब्लिश? कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? 5 मेंबर्स आपका कमीशन है, 5 इयर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। 5 मेंबर्स है और 5 इयर्स के लिए बनाया जा रहा है। और इनका काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। आपको ये पता है ना कि इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं स्टेट के वो क्या है? बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है कंपैरेटिवली सेंटर की तुलना में, है ना। तो सेंटर क्या करता है? सेंटर क्या करता है? वो असिस्ट करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। किसको? क्योंकि किसी भी स्टेट्स को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? फाइनेंस की जरूरत है, ठीक है। उसे मूव कराने के लिए क्या है?
फाइनेंस। और आपको ये पता है कि हर स्टेट्स जो हैं उनकी ज्योग्राफी अलग है, उनकी इकोनॉमी अलग है, उनका पॉपुलेशन डिफरेंट है, यानी उनमें एक डाइवर्सिटी है। बोलिए, तो ऐसी स्थिति में हर स्टेट्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स भी अलग है, हर स्टेट्स के अपने फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेस भी अलग है, यानी सोर्स ऑफ इनकम जो है उनका वो भी क्या है, डिफरेंट है। बोलिए, तो ऐसी स्थिति में स्टेट और सेंटर के बीच में फाइनेंस का जो कोऑपरेशन होता है, जो फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे फॉर्मुलेट कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन करेगा। यानी सेंटर और स्टेट्स को कितना फाइनेंस मिलना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो कौन करने वाला है। और इस समय आपके यहाँ 15वां वित्त आयोग है, कौन सा, 15th। जो फाइनेंस कमीशन एक्ट आपका आया था 1951 का एक्ट है, ठीक है ना, और 1952 से स्टार्ट हो गया था आपका फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है आपका, वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना दिया गया था, ठीक है, सर केसी नियोगी। यहां पे मेन चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। मेन चीज क्या है, बहुत सारे इनके फंक्शंस हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रोविजन बता रहा हूं। मैं जितने भी आर्टिकल मेंशन करा हूं अभी, उनको कहीं भी डिटेल में आपको नहीं बताया, मैं सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि भारत का संविधान जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है। पूरा लेक्चर ही इस पर है, एक लेक्चर खत्म हो जाएगा सिर्फ फाइनेंस कमीशन पर। तो ये मत समझिए कि मैं इसे पढ़ा दिया तो अब फाइनेंस कमीशन खत्म हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ा दिया तो खत्म हो गया। सिर्फ मैं आपका इंट्रो करा रहा हूं कि ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो सिर्फ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और कहां से आया है यही सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। बात समझ पाए आप। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, और ये आप जाने रहे हैं ये काम कौन कर रहा है, फाइनेंस कमीशन। तो जो भी टैक्स का कलेक्शन हो रहा है उसका कितना पार्ट, उसका कितना परसेंटेज स्टेट्स को दिया जाएगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा, कौन करने वाला है, फाइनेंस कमीशन करने वाला है। बात समझ पाए आप। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको मिल रही है कहां से, सेंटर से मिल रही है। चलो, अब परसेंटेज हो गया, ठीक है, 4159 कितना, 41% स्टेट्स के पास जा रहा है, और 59% किसके पास जा रहा है, सेंटर के पास जा रहा है। जो टैक्स कलेक्ट किया गया है आपका, और ये टैक्स कौन से हैं आपके, डायरेक्ट टैक्स होंगे, कौन होंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को समाप्त करके अब आपके यहां क्या ला दिया गया है, जीएसटी ला दी गई है। बोलो भाई, तो जो आपके टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं और कलेक्ट से इनके और इनके बीच के जो पूल बन रहे हैं वो क्या है आपके, 49 और 59 और 41%। ये आप स्टेट को दे दीजिए, ये अपने पास रख लीजिए आप। बोलो, और यहीं पे आप जीएसटी भी कलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोलो भाई, सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, और इंटर स्टेट, ठीक है ना, जीएसटी है आपकी। तो ये जो जीएसटी आ रही है इसका भी तो कुछ कलेक्शन आ रहा है, स्टेट से आ रहा है, तो कितना परसेंट आप उसको देने वाले हो, ये कौन डिसाइड करेगा, ये जीएसटी काउंसिल करने वाली है। कौन करने वाली है, ये जीएसटी काउंसिल करेगी, ध्यान रखिएगा भाई साहब, कौन करेगा। और ये 279, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है अभी हाल में जो आया है आपका, ठीक है ना। जीएसटी क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। 279A, यस, ठीक है, 279A जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर रहा है, और ये डिसाइड करने वाला है कि जीएसटी का कितना परसेंट जो है वो स्टेट को जाने वाला है। अदर टैक्सेस हैं, उन टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, फाइनेंस कमीशन। जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ये कौन कर रहा है, जीएसटी काउंसिल कर रही है। क्लियर हुई बात, बोलिए। अब देखिए, ये जो आपके यहां लाया गया है नीति आयोग, क्या लाया गया है, आया है, ये नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है भैया। ये क्या है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए लाया गया है। क्या लाया गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए लाया गया है। इसका चेयरपर्सन कौन है,
यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी संस्था को जो पीएम शेयर करते हैं वो सामान्य संस्था नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो नीति आयोग आया है ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है। किसको रिप्लेस करा है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। प्लानिंग कमीशन कितने दिन के लिए था? 5 ईयर प्लान लेके आया था। कितना? और ये जवाहरलाल नेहरू के समय से आया हुआ है। 5 इयर्स प्लान जो आपके यहाँ के थे वो कब से चल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने रशिया को फॉलो करा था, उसे को कॉपी करा था। ठीक है। और यहां पे कुछ ऐसी स्कीम्स हुआ करती थी और इनका जो अप्रोच था वो टॉप टू बॉटम था। क्या था? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे वो दिल्ली में बैठ करके पॉलिसीज बनाते थे, यानी ग्रास रूट लेवल्स का उनको क्या नहीं थी, कोई भी जानकारी नहीं होती थी। तो वो बहुत सारी स्कीम्स उनकी क्या हो जाती थी? फेल हो जाती थी, फेल्योर कर जाती थी। और इसका जो अप्रोच है वो क्या है? इसी का जस्ट रिवर्स है। ये क्या है? बॉटम टू टॉप पे रखा गया। ग्रास रूट लेवल से कहां लेके चलेंगे आपको, आप उसे समझिए। इस नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, काउंसिल्स डेवलप करी गई आपकी। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल्स इनके यहां, और रीजनल काउंसिल्स। कौन सी काउंसिल बनाई गई? इंटर स्टेट काउंसिल्स। और कौन बनाई गई है? और यहां पे नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर और हर स्टेट्स के सीएम, चीफ मिनिस्टर्स और जितने भी यूटीज हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आप ये बताइए कि किसी भी संस्था में यदि हर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा तो बेहतर है कि उन स्टेट्स के कोऑपरेशंस में, कोऑर्डिनेशंस में रहते हुए क्या होगा? काम होगा, उनके वेलफेयर के लिए काम होगा। बोलिए। और इनके जो प्लानिंग थी वो अभी है, वो क्या है? 3 इयर्स, 7 इयर्स और 15 इयर्स। अभी ये जो प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं वो क्या है आपके? यहां पे फिक्स प्लान था, चाहे वो स्कीम आपकी पूरी हो चाहे ना हो। बात समझ पाए आप? लेकिन कुछ ऐसी स्कीम्स हुआ करती थी जो 2 साल में पूरी होने वाली हैं, उनको अलग से 3 साल हम खींच रहे हैं। कुछ ऐसी स्कीम है जो 5 साल से आगे जाने वाली थी, 5 साल पे ही उन्हें स्टॉप करना पड़ रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करा है? 3, 7, 5, 15, ठीक है, ऐसी स्कीम को बढ़ा करके क्या करा है? ठीक है। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज, सारे स्टेट्स का क्या है? इसमें रिप्रेजेंटेशन है। इनका अप्रोच जो है वो कहां से है? बॉटम से टॉप पर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, क्या है? और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल नीति आयोग। और वहां के ऑब्जेक्टिव्स में आप ये देख लीजिएगा, सीधे सीधे लिखा हुआ है टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या है आपके? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या कर रहा है? ये इनकरेज कर रहा है। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? आ गया समझ में? तो इतने जितने प्रोविजंस थे आपके, कौन कौन से प्रोविजन मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे प्रोविजंस क्या बता रहे हैं? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा है? कोऑपरेटिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल तो है ही है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यूनिटरी है कि फेडरल है कि क्वासी फेडरल है, व्हाट वुड बी योर आंसर? फेडरल है। अभी कोऑपरेटिव आया ही नहीं, बोलो। और यदि उससे हट करके पूछ रहा है तब आप क्या बताओगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कैसा फेडरलिज्म है आपके यहाँ? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है आपके यहाँ। ठीक है ना? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो नीति आयोग है वो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा रहा है। जीएसटी जो आपका आया है वो भी क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी हैं आपके यहाँ जो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और ये क्या है चैलेंजेस? क्या है आपके? कि जहां पे अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पार्टियां जहां जिन स्टेट्स में नहीं है, उन स्टेट्स में ये क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेट कर जाता है। सेंटर और स्टेट्स का जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है? सेल्फ इंटरेस्टेड और वेस्टेड इंटरेस्टेड की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से क्या हो जा रहा है? उनके बीच में एक टशन है, उनके बीच में एक
कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में एक कंपटीशन है। और ये एग्जांपल आप देख रहे होंगे, केरला में आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में आप देख लीजिए, ठीक है, कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा अभी हाल में, वो कोरोना का था। किसका था? यानी हेल्थ जो है वो कहां का सब्जेक्ट है? हेल्थ कहां का सब्जेक्ट है भाई? यूपीएससी वालों, लाइव ही ले लेते हैं और क्या।